तो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं रेलवे एएलपी एंड आरपीएफ एसआई 2024 का जीके जीएस लेकर आई हूँ गाइस। और ये आज का जो आपका सेट है वो आपका प्रैक्टिस सेट 2 है गाइस, जो कि आपका प्रीवियस ईयर सेट है गाइस। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट है आप सभी इस चीज को जरूर देखिएगा। पूरी चीजों को क्लियर आउट करूंगी, जितनी भी सारी चीजें हैं गाइस, हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारी चीज जो है हेल्प होगी और बहुत सारी चीजें जो है आपकी रिवीजन हो जाएगी गाइस। तो प्लीज आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं रेलवे एएलपी एंड आरपीएफ एसआई 2024 को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को द्वारा कब घोषित किया गया। तो आपको बताना है कि धौलावीरा जो है ये सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। तो आपको बताना है कि इसे जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। और धौलावीरा जो है एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु सभ्यता का जो कि इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसे कब शामिल किया गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2007 में, ऑप्शन बी 2016 में, ऑप्शन सी 2014 में, या ऑप्शन डी 2021 में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। धौलावीरा जो है इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा 2021 में जो है इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। अगर हम बात करते हैं कि धौलावीरा जो है ये आपका किस राज्य में गए, तो यहाँ से आपका बहुत सारा प्रश्न बनेगा, जो कि आपको एक एक पॉइंट करके नोट करते चलना है। तो सबसे पहले अगर हम राज्य की बात करें गए, तो आपको याद रखना है कि धौलावीरा जो है ये आपके गुजरात में है। ये आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम ये बात करेंगे गाइस कि धौलावीरा की जो है खोज किसने और कब की। तो इसके बाद हम बात करते हैं गाइस इसकी खोज की। ठीक है, कि इसकी खोज जो है धौलावीरा की खोज किसने और कब की थी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, धौलावीरा की जो खोज की थी वो आपको याद रखना है जगपति जोशी जी ने धौलावीरा की खोज की थी। ये आपको ध्यान रखना है। धौलावीरा की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको याद यहाँ पे नोट कर लेना है। जगपति जोशी जी ने जो गाइस याद रखिएगा, जगपति जोशी जी ने किसकी खोज की थी। तो याद रखिएगा जगपति जोशी जी ने गाइस किसकी खोज की थी, धौलावीरा की खोज की थी। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि धौलावीरा की खोज जगपति जोशी जी ने कब की थी गाइस, तो ये भी आपको याद रखना है 1967 में धौलावीरा की खोज की गई थी गाइस। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है गाइस कि धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ, जैसे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ गाइस आप सभी को पता होगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। वैसे ही आपसे पूछा गया था, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न भी था कि धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आप बताइए, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा अगर जिनको भी नहीं पता है। तो याद रखिएगा इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सफेद कुआं। ठीक है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ जो है ये सफेद कुआं है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि धौलावीरा जो है ये किस नदी के किनारे गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि धौलावीरा जो है, एक पॉइंट और आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, धौलावीरा किस नदी के किनारे। तो याद रखिएगा धौलावीरा जो है ये लूनी नदी के किनारे। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये किस नदी के किनारे गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि धौलावीरा जो है ये आपकी लूनी नदी के किनारे है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितना भी पॉइंट लिखा है सबको नोट कर लेना है। और इसे यूनेस्को में 2021 में इसे शामिल किया गया। अगर हम बात करते हैं 2007 में यूनेस्को में किसे शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2007 में किसे शामिल किया गया। फिर याद रखिएगा गाइस लाल किला। लाल किला को कब शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको याद रखना है, लाल किला को यूनेस्को में शामिल किया गया 2007 में इसी शामिल किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस 2014 में किसे शामिल किया गया, तो याद रखिएगा रानी की वाव जो कि गुजरात में है गाइस। ये आपको ध्यान रखना है, रानी की वाव जो कि गुजरात में, इसे कब शामिल किया गया गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रानी की वाव जो कि गुजरात में, इसे 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2016 में किसे शामिल किया गया गाइस, तो याद रखिएगा 2016 में जो किया गया था वो आपको ध्यान रखना है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो है वो यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो शामिल किया गया था, ये आपको क्या ध्यान रखना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में कब शामिल किया गया गाइस। तो याद रखिएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में इसे शामिल किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया गाइस, तो याद रखिएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में शामिल किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके सिक्किम में। ठीक है,
उसके बाद गाइस आपका एक और प्रीवियस ईयर प्रश्न था, ये भी आपको ध्यान रखना है कि उन्नत जल प्रणाली का प्रबंध का पता कहाँ से चलता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उन्नत जल प्रणाली का पता जो चला था वो धौलावीरा से पता चला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उन्नत जल प्रणाली का प्रमाण कहाँ से मिला है गाइस। तो उन्नत जल प्रणाली का प्रमाण जो मिला है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उन्नत जल प्रणाली का प्रमाण जो है ये कहाँ से मिला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके जो है धौलावीरा से मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्नत जल प्रणाली परमाणु जो है ये कहाँ से मिला है, तो उन्नत जल प्रणाली का परमाणु मिला है, जो कि कहाँ से मिला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है धौलावीरा से। ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा पठार जो है ये कौन सा है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वो कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी विंध्यन का पठार, या ऑप्शन डी छोटा नागपुर का पठार। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा पठार जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दक्कन का पठार है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार है। अगर हम बात करें दक्कन का पठार जो है ये कितने परसेंट हिस्से पे है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये टोटल 43% जो है इस ये हिस्से पे कौन सा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है दक्कन का पठार। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस कि दक्कन का जो पठार है ये आपको पता होना चाहिए कि ये कितने राज्यों में फैला हुआ है, यानी कि ये टोटल किस किस राज्य में फैला हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि दक्कन का पठार निम्न में से किस राज्य में से जो है ये तीन ऑप्शन में से कौन है जो कि नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इस टाइप से भी देखने को मिल सकते हैं गाइस। तो ये आपको याद रखना है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्कन का पठार जो है वो नहीं फैला हुआ है या उसका फैलाव नहीं है। तो ये भी आपको राज्य इसका याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि दक्कन का पठार जो है ये कितने राज्यों में फैला हुआ है गाइस, तो ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है कि दक्कन का पठार जो है आपको याद रखना है महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। इसका इसका जो है कौन सा पार्ट गाइस याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में भी ये फैला हुआ है। उसके बाद आपको याद रखना है ये किस राज्य में फैला हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये कर्नाटक में भी फैला हुआ है। उसके बाद आपको याद रखना है कर्नाटक के बाद आपको कौन सा राज्य याद रखना है, तो कर्नाटक के बाद आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में भी ये फैला हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ फैला हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बाद आपका कौन सा हो गया गाइस, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में भी फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है ये कहाँ फैला हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये तमिलनाडु में भी फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है अगला आपका कौन सा राज्य है गाइस, तो ये आपको याद रखना है तमिलनाडु के बाद आपको कौन सा रखना है गाइस, तो उसके बाद आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये दक्कन के पठार का जो फैलाव है ये कहाँ तक गाइस, तो मध्य प्रदेश, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक जो है ये कौन सा पठार फैला हुआ है, मध्य प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इतने राज्यों में जो गाइस क्या है ये आपको याद रखना है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से आपको पहले दो पॉइंट आपको याद रख लेना है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार है और ये 43% हिस्से पे है, ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की गाइस, ये आपको ध्यान रखना है दक्कन का पठार का जो आकार है गाइस, ये आपको क्या याद रखना है, तो इसका जो आकार है गाइस ये आपको ध्यान रखना है त्रिकोणीय आकार है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्कन के पठार का आकार कैसा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दक्कन के पठार का आकार जो है त्रिकोणीय आकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कैसा आकार है गाइस, तो ये आपको यहाँ पे सही से नोट कर लीजिएगा गाइस। यहाँ पे जो है दक्कन के पठार का आकार कैसा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्कन के पठार का जो आकार है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कैसा आकार है, तो त्रिकोणीय आकार है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, कैसा आकार है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है त्रिकोणीय आकार है। उसके बाद यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और बात करेंगे गाइस, दक्कन के पठार से रिलेटेड ही बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है और कौन सा पॉइंट याद रखना है गाइस, तो यहाँ पे आप इसको नोट करिएगा दक्कन के पठार से दक्कन के पठार से होकर कौन-कौन सी नदी बहती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्कन के पठार से होकर आपको याद रखना है गोदावरी नदी बहती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्कन के पठार से कौन-कौन सी नदी बहती है गाइस, तो ये आपको याद रखना है गोदावरी नदी बहती है। उसके बाद आपको याद रखना है कृष्णा नदी बहती है। गोदावरी नदी बहती है गाइस, उसके बाद आपको याद रखना है कृष्णा नदी बहती है। उसके बाद आपको याद रखना है और कौन सी नदी है गाइस, कावेरी नदी हो गया।
कावेरी हो गया गाइस, उसके बाद आपको याद रखना है तुंगभद्रा नदी। ये सब जो है ये किस पठार से होकर बहती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है गाइस यहाँ पे लिख लीजिएगा तुंगभद्रा नदी। ये सब जो है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और तुंगभद्रा नदी, आपको याद रखना है क्या है गाइस, ये इसी पठार से होकर बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये जितनी भी प्रमुख नदियां जो है गाइस, तुंगभद्रा नदी जो है प्रमुख नदियां, ये कहाँ से बहती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दक्कन के पठार से होकर ये बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और तुंगभद्रा नदी जो है ये क्या होता है गाइस, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इस पठार से होकर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है, इसी पठार से होकर बहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन भी ये से पूछा जाता है गाइस कि कौन सी नदी जो है निम्नलिखित में जो मालवा के पठार से होकर बहती है, या कौन सी नदी है जो दक्कन के पठार से होकर बहती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं गाइस, तो इसलिए ये सारी चीजें जितनी भी फैक्ट्स दिखा रही हूँ सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है इसी पठार से होकर क्या होती है गाइस, इसी पठार से होकर बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा क्लियर करना हो सकता है गाइस, मैं सारी चीजों को क्लियर करते हुए चल रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जितनी भी प्रमुख नदियां हैं ये सारी जो है इसी पठार से होकर बहती है। उसके बाद आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इसमें जो है दक्कन के पठार में जो है बहुत सारी जो है फसलों की खेती होती है। और अगर हम बात करें दक्कन के पठार में कौन कौन सी फसल की खेती होती है गाइस, तो ये भी आपको यहाँ पे मैं जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ। अगर हम फसल की बात करें कि इसमें जो है कौन कौन सी फसल की जो खेती होती है वो कौन कौन सी फसल की खेती होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी फसल की खेती होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम फसल की बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, यहाँ पे कौन कौन सा होता है गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद कर लेना है कपास। कपास की भी खेती होती है दक्कन के पठार पे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कपास के बाद आपको याद रखना है गाइस गन्ना हो गया। उसके बाद गन्ना के बाद आपको याद रखना है ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। ये सब जो है ये किसकी खेती होती है गाइस, गन्ना हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है बाजरा हो गया। ये सब जो है ये प्रमुख फसल जो है जो कि दक्कन के पठार पे खेती होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे पूछ रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो गाइस आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और मध्य प्रदेश जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा राज्य, ठीक है। ये दोनों गाइस याद रखिएगा, ये दोनों के बारे में अगर बात कर रही हूँ अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ देता है इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपसे पूछ देता है ये आपको ध्यान रखना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है तो आपका आंसर क्या होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है कौन सा है। तो गाइस याद रखिएगा सबसे छोटा राज्य जो है ये कौन सा है, तो गोवा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा राज्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गोवा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है ये मध्य प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते गए सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे अगर कभी कभी वर्ग किलोमीटर भी पूछ लेता है, तो इसका वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा, राजस्थान का कितना वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो नंबरिंग लिखा रही हूँ ये आपको नोट कर लेना है, 342239, ठीक है। इसका जो वर्ग किलोमीटर है ये कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का वर्ग किलोमीटर जो है ये कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ग किलोमीटर जो है ये आपका राजस्थान का है। अगर मध्य प्रदेश की वर्ग किलोमीटर की बात करें गाइस, तो मध्य प्रदेश का वर्ग किलोमीटर कितना है, तो ये आपको याद रखना है 308। ये आपको ये भी आपको याद रखना है 308। उसके बाद आपको याद रखना है 252, ठीक है। ये जो है ये मध्य प्रदेश का वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसका वर्ग किलोमीटर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश का वर्ग किलोमीटर की बात करें, ठीक है। अगर सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है, तो यहाँ पे अगर हम गोवा के वर्ग किलोमीटर की बात करें गाइस, तो गोवा का जो वर्ग किलोमीटर है वो कितना है गाइस, तो ये आपको याद रखना है 3702 जो है वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है सबसे छोटा राज्य का वर्ग किलोमीटर पूछता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 3702 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर हम पहला दूसरा
के बारे में बात की, कहीं आपसे तीसरा राज्य पूछ ले या चौथा पूछ ले, तो आपको टोटल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बताएंगे क्रम वाइज, ठीक है। क्रम वाइज बता रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्रम में मैं बता रही हूँ कि कौन कौन सा पहले नंबर पे और कौन सा 5 तक मैं बताऊंगी गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो आपका कौन सा हो गया गाइज, जो कि मैं बताई हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जो राज्य है आपका, वो है आपका राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है। उसका दूसरा सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है गाइस, तो ये भी मैं बताई हूँ, जो कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य है गाइस, ये आपका मध्य प्रदेश है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है गाइस कि तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है गाइस। आपको ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, जरूरी नहीं सिर्फ पहला दूसरा, जितना ज्यादा चीजें क्लियर रहेगी आपके लिए उतना ही सही रहेगा। तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये महाराष्ट्र है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है, ये जितनी भी बात कर रही हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद अगर हम चौथी की बात करें, चौथा जो है वो कौन सा हो गया गाइस, तो चौथा जो हो गया ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पे आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से जो है ये पहले नंबर पे आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पांचवें की बात करें, पांचवा आपका कौन सा आ जाएगा गाइस, पांचवा आ जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। तो ये टोटल 5 राज्य है जो कि आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से ध्वनि तरंगों में से कौन सा शब्द नहीं जुड़ा है। तो आपको बताना है कि ध्वनि तरंग से जो है ये कौन सा शब्द नहीं जुड़ा हुआ है निम्नलिखित में से। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी कैंडेला या ऑप्शन डी मैक। अब मैं आपको बताती हूँ कि ध्वनि तरंग से कैसे कौन सा शब्द नहीं जुड़ा हुआ है और कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है। तो अगर हम हर्ट्ज की बात करेंगे गाइस, तो इसमें आपने सुना होगा कि ध्वनि की आवृत्ति जो है ये क्या कहलाती है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की आवृत्ति जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की आवृत्ति जो है ये आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की आवृत्ति जो है ये किससे मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है हर्ट्ज से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका ध्वनि से संबंधित हो गया। उसके बाद अगर हम डेसिबल की बात करें गाइस, तो डेसिबल का आपको क्या याद रखना है, ध्वनि की प्रबलता जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है ध्वनि की प्रबलता, ठीक है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका जो है ध्वनि की प्रबलता, ये भी जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका जो है डेसिबल जो है ये भी आपका ध्वनि से जुड़ा हुआ है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैंडेला की गाइस, तो कैंडेला जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो कैंडेला जो है ये ज्योति की तीव्रता होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ज्योति की तीव्रता जो है ये किससे मापी जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ज्योति की तीव्रता, ठीक है। तो ज्योति की तीव्रता जो है ये क्या कहलाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ज्योति की तीव्रता जो है ये आपको ध्यान रखना है कैंडेला कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ये ज्योति की तीव्रता यानी कि ये ध्वनि से नहीं जुड़ा हुआ है गाइस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैक की बात करें गाइस, तो मैक से आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जो है ध्वनि से अधिक चाल है, ये आपको ध्यान रखना है, ध्वनि की अधिक स्पीड, ठीक है। तो ये भी आपका जो है ध्वनि से जुड़ा हुआ है, ध्वनि की अधिक चाल, ये आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की अधिक चाल जो है ये क्या है गाइस, तो मैक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो ध्वनि से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से किस नर्तकी का संबंध है। तो आपको बताना है कि भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है इससे जो है किस नर्तकी का संबंध है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोनल मानसिंह, ऑप्शन बी शोभा नायडू, ऑप्शन सी सितारा देवी या फिर ऑप्शन डी यामिनी कृष्णमूर्ति। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से जो है ये किनका संबंध है, सोनल मान सिंह का संबंध जो है guys, ये आपको ध्यान रखना है। ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है अब प्लस ओडिसी, ये दोनों नृत्य से संबंधित है। ये पॉइंट आपको सबसे पहले याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी याद है। तो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य से संबंधित कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों नृत्य से संबंधित जो है गाइस आपकी सोनल मान सिंह है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस हम बात करेंगे सोनल मान से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि पूछा गया है, आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ने से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस कि सोनल मानसिंह को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये कब मिला और कालिदास सम्मान कब मिला, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोनल मानसिंह को कालिदास सम्मान कब मिला था गाइस।
गाइस, ये आपको बताना है। तो सोनल मानसिंह को कालिदास सम्मान मिला था गाइस, ये आपको बताना है कब मिला था इन्हें, कब सम्मानित किया गया था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोनल मानसिंह को कालिदास सम्मान मिला था, जो कि मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 2006 में मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें कालिदास सम्मान कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सोनल मानसिंह को कालिदास सम्मान मिला था 2006 में, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस कि सोनल मानसिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सोनल मानसिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार गाइस कब मिला है, ये भी आपको बताना है। तो सोनल मानसिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है गाइस, ये आपको ये कब मिला है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो इन्हें मिला था, वो मिला था 1987 में, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1987 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे गाइस कि इन्हें जो है एक और पुरस्कार मिला था, जो कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार भी है गाइस, ये भी आप पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा। कौन सा पुरस्कार गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। फेलोशिप पुरस्कार इन्हें कब मिला था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोनल मानसिंह को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार जो मिला था, ये कब मिला था, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। 2018 में इन्हें मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सोनल मानसिंह से और क्या याद रखना है, इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है गाइस, तो ये भी पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है। तो यहाँ पे फेलोशिप पुरस्कार तक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे सोनल मानसिंह के बारे में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो है पद्म भूषण कब मिला था गाइस, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इन्हें जो है सोनल मानसिंह को पद्म भूषण कब मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोनल मानसिंह को पद्म भूषण जो मिला था, वो कब मिला था। ये आपसे क्वेश्चन अगर पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा भी गया है गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सोनल मानसिंह को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कब किया गया था। तो ये आपको याद रखना है 1992 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1992 में। उसके बाद अगर हम बात करें इन्हें जो है पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था गाइस, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो है पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2003 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, कब किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2003 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये जितना भी पॉइंट लिखाए हो गाइस, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नजरअंदाज नहीं करिएगा, सबको नोट करते हुए चलेगा और स्पेशली याद होना चाहिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शोभा नायडू, शोभा नायडू जो ये को किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा शोभा नायडू जो है ये कुचिपुड़ी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। शोभा नायडू जो है ये किससे संबंधित है, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये किससे संबंधित है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका सितारा देवी, सितारा देवी जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कथक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से आवेग किसके समतुल्य होता है, तो आपको बताना है कि आवेग जो है ये किसके समतुल्य होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेग में परिवर्तन, ऑप्शन बी त्वरण में परिवर्तन, ऑप्शन सी संवेग में परिवर्तन या ऑप्शन डी बल में परिवर्तन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संवेग में परिवर्तन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम संवेग से गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात करें इसके फॉर्मूला का, कि संवेग का जो है फॉर्मूला क्या होता है गाइस, ये आपको बताना है गाइस। तो संवेग का जो फॉर्मूला होता है गाइस, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, ये भी कभी कभी पूछता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू जो वेग है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये किसका फॉर्मूला है, तो द्रव्यमान इंटू वेग जो है ये किसका फॉर्मूला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये संवेग का फॉर्मूला है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको इंग्लिश में भी बता देती हूँ गाइस। तो इसका जो होगा वो मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट कि जो है संवेग की, अगर हम बात करें कि संवेग का जो है
एसआई मात्रक की अगर हम बात करें कि इसका जो है संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, ये भी बहुत बार पूछा गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि संवेग का एसआई मात्रक होता है, जो कि आपको याद रखना है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है इसका जो है आपको याद रखना है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। जो कि सबसे पहले मैं आपको ऐसे लिख के बताती हूँ, फिर आपको कैसे लिखना है ये भी मैं बताऊंगी। तो ये आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि इसका जो है एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है किलोग्राम होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसका ऐसा मात्रक क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है किलोग्राम। ये भी आपको नोट करते हुए चलना है। सबसे पहले आपको लिखना है किलोग्राम, इसका फॉर्मूला, इसका जो ऐसा मात्रक है थोड़ा हार्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो है ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगर हम बात करें इसे हम कैसे लिखेंगे गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे लिखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम कैसे लिखेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है किलोग्राम यानी कि केजी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें मीटर प्रति सेकंड कैसे लिखा जाएगा, तो किलोग्राम हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है मीटर प्रति सेकंड जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में यहाँ से हटा करके गाइस आपका इस साइड लिख देती हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इसका जो है फॉर्मूला, आप यहाँ पे सही से लिख लीजिएगा गाइस। किलोग्राम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है गाइस आपको ध्यान रखना है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको मीटर प्रति सेकंड, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप फिर आप ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जो कि ये दोनों साइड दोनों तरीके से जो है ये पॉसिबल है, तो आप जो जिस तरीके से जैसा चाहे वैसे लिख सकते हैं। ये दोनों इसका जो है ये हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेतवा नदी, ऑप्शन बी दूधी नदी, ऑप्शन सी हेमावती नदी, या ऑप्शन डी मंजीरा नदी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा की सहायक नदी की अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नर्मदा की सहायक नदी के नाम के बारे में, किसकी सहायक नदी कौन कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा की सहायक नदी के बारे में गाइस बात करेंगे, तो आपको याद रखना है आपको जो हो गया दूधी नदी हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट तवा नदी, ठीक है। तवा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है नर्मदा की सहायक नदी है, तवा नदी हो गया। तवा नदी के बाद आपको याद रखना है कौन सा नदी हो गया गाइस, आपको याद रखना है सेर नदी, ठीक है। नर्मदा की सहायक नदी और कौन सी होगी, तवा नदी हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस सेर नदी, ये सब जो है ये किसकी सहायक नदी है, ये नर्मदा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है सोन नदी का गाइस आपका बरना नदी। बरना नदी भी आपको ध्यान रखना है ये किसकी सहायक नदी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बरना जो है गाइस ये किसकी सहायक नदी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बरना जो है ये भी जो है नर्मदा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो सहायक नदी है ये आपको ध्यान रखना है कि किसकी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी के उद्गम के बारे में गाइस। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि नर्मदा नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है गाइस, तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है गाइस ये कहाँ से होता है, तो याद रखना है कि नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है ये अमरकंटक के पहाड़ से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है गाइस, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ से जो है ये किस नदी का उद्गम होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अमरकंटक के पहाड़ से गाइस, ये आपको ध्यान रखना है किस नदी का उद्गम होता है, तो अमरकंटक के पहाड़ से गाइस ये आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। जो कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है ये कहाँ गए, इससे आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इस नदी को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं यमुना नदी, बेतवा नदी, तो बेतवा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, इससे याद रखिएगा यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, इससे आपको ध्यान रखना है बेतवा नदी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी, ये आपको ध्यान रखना है। यमुना यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, इससे आपको ध्यान रखना है यमुना नदी की जो सहायक नदी है ये आपको ध्यान रखना है कौन है, तो यमुना नदी की सहायक नदी आपका बेतवा नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। हेमावती जो है ये किसकी सहायक नदी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कावेरी नदी की सहायक नदी जो है ये कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है हेमावती जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कावेरी नदी की सहायक नदी हेमावती नदी है, गैस ये आपको ध्यान रखना है। ये जितना भी लिखा रही हूँ ये सब बहुत बार पूछा गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। मंजीरा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है गोदावरी। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है गोदावरी नदी की सहायक नदी
गाइस ये आपको याद रखना है मंजीरा नदी है। और मंजीरा नदी पे आपका कौन सा बांध है गाइस, ये आपको याद रखना है मंजीरा नदी पे आपका निजाम सागर बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। मंजीरा नदी पे आपका कौन सा बांध है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मंजीरा नदी पे आपका निजाम सागर बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। मंजीरा नदी पे कौन सा बांध है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि निजाम सागर बांध जो है ये किस नदी पे है, तो याद रखिएगा निजाम सागर बांध जो है ये आपके मंजीरा नदी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि परमाणु बैटरी का आविष्कार निम्न में से किसने किया है, तो आपको बताना है कि परमाणु बैटरी का आविष्कार जो है ये किसने किया है। तो आपके ऑप्शन है पियरे और मैरी क्यूरी ने, ऑप्शन बी लुई पास्चर ने, ऑप्शन सी हेनरी मोसले ने, या ऑप्शन डी जेम्स चैडविक ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु बैटरी का आविष्कार जो है ये किसने किया था गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है इसका आविष्कार जो किया था वो हेनरी मोसले ने किया था। किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आविष्कार जो है ये किसने किया था, हेनरी मोसले ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इन्होंने हेनरी मोसले ने जो है आविष्कार कब किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो आविष्कार किया था ये कब किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है 1912 में जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है इन्होंने इसका आविष्कार किया। अगर हम बात करते हैं पियरे और मैरी क्यूरी ने किसका आविष्कार किया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन लोगों ने जो है किसका खोज किया था, तो याद रखिएगा रेडियम का खोज जो है ये किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है रेडियम की जो खोज की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है किसने की थी, तो रेडियम की खोज जो है ये पियरे और मैरी क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें लुई पास्चर के बारे में, तो लुई पास्चर ने जो है किसकी खोज की थी, तो रेबीज के टीके की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है रेबीज के टीके की जो खोज है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है रेबीज के टीके की खोज जो है ये किसने की थी, तो रेबीज के टीके की जो खोज की थी वो लुई पास्चर ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। रेबीज टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने जो गैस किसकी खोज की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है न्यूट्रॉन की खोज जो है ये किसने की थी गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रॉन की खोज जो है ये किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो आपके ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, या ऑप्शन डी 2। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 है। अगर यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है गाइस कि राज्यसभा में अधिकतम मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है गाइस, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होता है ये मुझे बताइए आप कमेंट करके। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि अगर राज्यसभा में अधिकतम संख्या यानी कि मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछे गए तो ये आपको ध्यान रखना है राज्यसभा से 12 सदस्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि लोकसभा और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य है ये इसको मनोनीत कौन करता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनको मनोनीत करने का जो हक है वो किसको है, तो ये आपको ध्यान रखें अधिकार जो है ये किनको है, तो guys याद रखिएगा राष्ट्रपति को। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी-कभी क्वेश्चन आपसे पूछता भी है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 14। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात करेंगे गाइस लोकसभा के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या जो है ये कितनी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, याद रखिएगा। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है ये कितनी है गाइस, तो अधिकतम सदस्य जो है वो 552 है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य जो है ये कितने हैं, तो 552 जो है ये लोकसभा में अधिकतम सदस्य है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये याद रखना है गाइस कि 530 सदस्य जो है ये कहाँ से आते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 530 सदस्य जो है ये राज्य से आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 530 सदस्य जो है ये कहाँ से आते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 552 सदस्य जिसमें से 530 सदस्य जो है ये कहाँ से आते हैं, ये 530 सदस्य जो है ये राज्यों से आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 530 सदस्य जो ये कहाँ से है, तो गाइस याद रखिएगा 530 सदस्य राज्यों से। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि जो आपका
20 सदस्य जो है guys, ये आपको ध्यान रखना है। 20 सदस्य जो है ये कहाँ से है, तो 20 सदस्य जो है ये केंद्र शासित प्रदेश से, ये आपको ध्यान रखना है। 20 सदस्य जो है ये कहाँ से गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 20 सदस्य जो है ये केंद्र शासित प्रदेश से, ये आपको ध्यान रखना है। 20 सदस्य जो है ये कहाँ से गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। 20 सदस्य जो है ये केंद्र शासित प्रदेश से, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं 500, ये आपका हो गया 30 और 20, यानी कि ये हो गया 550। और आपका जो 2 सदस्य ये कहाँ से, तो 2 सदस्य जो है ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा की बात करी तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 सदस्य जो है ये कहाँ से, तो याद रखिएगा 2 सदस्य जो है ये आपके एंग्लो इंडियन से है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 सदस्य जो है ये आपके कहाँ से गए, तो आपको ध्यान रखना है। 2 सदस्य जो है ये एंग्लो इंडियन से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 सदस्य जो है ये एंग्लो इंडियन से मनोनीत किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका टोटल कितना हो गया गाइस, तो आपका टोटल हो गया 552। ये सदस्य ऐसे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल आपका कितना हो गया, टोटल आपका 552 सदस्य हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि उत्पाद हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गित किए जाते हैं। तो आपको पता है कि उत्पादन हेतु जो कच्चा माल और नकदी जो है ये किसके अंतर्गत जो है वो वर्गीकृत किए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भौतिक पूंजी, ऑप्शन बी मानव पूंजी, ऑप्शन सी कार्यशील पूंजी, या ऑप्शन डी स्थिर पूंजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आपको कौन सा आता है गाइस, कच्चा माल आता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि उत्पादन के लिए जो है दैनिक रूप से जो आवश्यक होता है वो होता है आपका कार्यशील पूंजी, जिसमें आपको याद रखना है कच्चा माल जो है ये आपका कौन सा हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कच्चा माल जो है ये आपको ध्यान रखना है, कच्चा माल आपका कौन सा हो गया, कच्चा माल जो हो गया ये आपका कार्यशील पूंजी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहीं पे आपसे भौतिक पूंजी की बात करेगा, भौतिक पूंजी आपका कौन कौन सा हो गया, तो जो आपको ध्यान रखना है भवन, भवन जो है ये आपको कौन सा हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है भवन जो है ये आपका भौतिक पूंजी हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है फर्नीचर, फर्नीचर जो है ये आपका कौन सा पूंजी हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है फर्नीचर जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका भौतिक हो गया। फर्नीचर के बाद आपको याद रखना है मशीन, मशीन जो हो गया ये आपका कौन सा पूंजी हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है ये भी आपका भौतिक पूंजी हो गया। उसके बाद अगर हम मानव पूंजी की बात करें गाइस, मानव पूंजी आपका कौन कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मानव पूंजी जो हो गया ये आपका हो गया गाइस ज्ञान। मानव जो है ये क्या दे सकता है गैस, ये आपको ध्यान रखना है ज्ञान, ज्ञान जो है ये मानव पूंजी हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है कोई भी चीज के लिए योग्यता, योग्यता जो है ये क्या हो गया गैस, ये भी आपको ध्यान रखना है मानव पूंजी हो गया। योग्यता के बाद आपको याद रखना और कौन सा हो गया गैस, आपको हो गया कौशल, कौशल जो है ये कौन सा हो गया गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कौशल जो है ये भी आपका मानव पूंजी हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पूंजी किसके अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पोवारा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो आपको बताना है कि पोवारा जो है ये किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो आपके ऑप्शन है राजस्थान का, ऑप्शन बी महाराष्ट्र का, ऑप्शन सी कर्नाटक का, या ऑप्शन डी गुजरात का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पोवारा जो है ये एक मराठी फोल्क है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि पोवारा में क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पोवाड़ा में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है, ठीक है। ये किसका होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोवाड़ा में जो है ये क्या होता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस नृत्य में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जीवन की घटना में है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्णन होता है। तो आपको याद रखना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटना का वर्णन जो है ये किसका है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है गैस कौन से लोक नृत्य में गैस, महाराज के लोक गैस आपको याद रखना है पोवाड़ा में। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं का वर्णन ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के घटनाओं का वर्णन जो है ये किसमें होता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है जीवन की घटनाओं का वर्णन जो होता है ये पोवाड़ा में होता है, ठीक है। घटनाओं का वर्णन जो है ये किसमें होता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है पोवाड़ा में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम महाराष्ट्र के लोक नृत्य के बारे में बात करें कि और कौन कौन सा लोक नृत्य है, तो गाइस आपको याद रखना है तमाशा, तमाशा जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र का है। उसके बाद आपको तमाशा के बाद आपको याद रखना है लावनी, लावनी जो है ये कहाँ का है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है लावनी जो है ये महाराष्ट्र का है। लावनी के बाद आपको याद रखना है और कौन सा हो गया गाइस, लावनी के बाद आपको याद रखना है कोली, कोली जो है ये कहाँ का है,
कोली जो है इस कोली लोक नृत्य जो है ये भी महाराष्ट्र का, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोली के बाद आपको याद रखना है डंगरी। डंगरी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। डंगरी जो है ये भी आपके महाराष्ट्र का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपके कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। डंगरी जो है ये भी आपके महाराष्ट्र का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान, राजस्थान का कौन कौन सा लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भवाई लोक नृत्य जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भवाई जो है ये राजस्थान का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है घूमर। घूमर जो है ये कहाँ का है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। घूमर जो है ये राजस्थान का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो आपको बताना है कि समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी ब्रिटिश से, ऑप्शन सी रूस से, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका ऑप्शन जो है डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये कहाँ से ली गई गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आपका अमेरिका से कौन कौन सा लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर मौलिक अधिकार की बात करेगा, एक जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये कहाँ से ली गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो ली गई है ये आपके अमेरिका के संविधान से ली गई। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश, यहाँ से जो है कौन कौन सी अवधारणा ली गई है guys? तो आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश से जो है विधि विधि का शासन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका हो गया संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली guys सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संसदीय प्रणाली जो ये कहाँ से ली गई है guys? ये आपको ध्यान रखना है। संसदीय प्रणाली जो ली गई है ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। संसदीय प्रणाली जो है ये कहाँ से ली गई guys? ये आपको ध्यान रखना है। संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटिश से ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं guys रूस से आपको क्या लिया गया, संसदीय प्रणाली जो है ये आपकी कहाँ से ली गई है guys? तो ये आपको याद रखना है। संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटिश से ली गई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें रूस से आपका क्या लिया गया है guys? तो आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है ये कहाँ से लिया गया guys? तो आपको ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके रूस से लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य जो ये कहाँ से लिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत के लिए किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चिंदबरा, ऑप्शन सी वीणा, या ऑप्शन डी योगवानी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत को जो है वो किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया, इसे आपको याद रखना है। चिंदबरा के लिए मिला, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें, इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चिदम्बरा के लिए कब मिला गया, इससे आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए मिला वो मिला था 1968 में, ये आपको ध्यान रखना है। कब मिला था? 1968 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो है गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो है शुरुआत कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1961 में जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत मिली थी, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुई थी, तो 1961 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले किसे मिला गाइस, तो सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो मिला था वो किसे मिला। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले मिला था, जो कि इसकी शुरुआत तो 1961 में हुई थी, लेकिन सबसे पहले जो मिला था वो कब मिला था, तो 1965 में मिला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मिला 1965 में। अगर हम बात करें कि सबसे पहले गैस किसे मिला था गैस, ये आपको ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये सबसे पहले मिला था गैस, ये आपको याद रखना है। जी शंकर कुरुप को मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। किसे मिला था गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे मिला था शंकर कुरुप को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले किन्हें मिला था गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है, शंकर कुरुप को मिला था। और शंकर कुरुप को किस भाषा के लिए मिला था गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शंकर कुरुप को गैस, ये आपको ध्यान रखना है, मलयालम भाषा के लिए। किस भाषा के लिए मिला था गैस, ये आपको
आपको ध्यान रखना है। मलयालम के लिए मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहली महिला, अगर पहली महिला की बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि पहली महिला कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पहली महिला जो है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो है आशा पूर्णा, ठीक है। पहली महिला कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पहली महिला जो है ये आपको ध्यान रखना है कौन है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये आपको ध्यान रखना है आशा पूर्णा देवी जो है ये पहली महिला है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये आपको ध्यान रखना है किन्हें मिला था, आशा पूर्णा देवी को मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आशा पूर्णा देवी को पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है महिला को जो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार वो कब मिला, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आशा पूर्णा देवी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1976 में मिला था गाइस। और किसके लिए दिया मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। 1976 में मिला था और कौन सी भाषा के लिए मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आशा पूर्णा देवी को मिला था बांग्ला भाषा के लिए, ठीक है। ये नहीं कौन सी भाषा के लिए मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बांग्ला भाषा के लिए इन्हें मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इनमें कौन सा प्रदेश लेटेराइट मिट्टी के बनने में सहायक है। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रदेश है जो लेटेराइट मिट्टी के बनने में सहायक है। तो आपके ऑप्शन है उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान प्रदेश, ऑप्शन बी गहन कृषि प्रदेश, ऑप्शन सी विरल वर्षा और उच्च तापमान प्रदेश, या ऑप्शन डी अतिचारण प्रदेश, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है ये लेटेराइट मिट्टी के लिए सही है गाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान प्रदेश जो है ये किसके लिए उपयुक्त है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है लेटेराइट मिट्टी के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अगर लेटेराइट मिट्टी पे जो है कौन सी फसल जो है लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल जो है ये सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। तो अगर लेटेराइट मिट्टी की फसल के बारे में बात करेगा तो आपको याद रखना है इस पे कौन कौन सी फसल की जाती है, तो ये आपको याद रखना है चाय की फसल, चाय के लिए जो है ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है काजू के लिए भी जो है ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप है ना लेटेराइट मिट्टी जो है उपयुक्त किसके लिए ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ पे है ना यहाँ पे क्या लिख देगा इस लेटेराइट मिट्टी जो है ये किसके लिए कौन कौन सी चीज के लिए उपयुक्त है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके उपयुक्त के बारे में बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये चाय के लिए उपयुक्त है, काजू की फसल के लिए उपयुक्त है। उसके बाद आपको याद रखना है इलायची की फसल के लिए भी उपयुक्त है, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी फसल के लिए उपयुक्त है guys? ये आपको ध्यान रखना है इलायची की फसल के लिए भी ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इलायची के बाद आपको याद रखना है किसकी फसल के लिए guys? कॉफी की खेती के लिए भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है guys, तो ये आपको याद रखना है ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है। कॉफी की खेती के लिए भी, इलायची की खेती, काजू की खेती के लिए ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपके ऑप्शन ए लोथल से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से, या ऑप्शन डी कालीबंगा से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये गाइस याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से मेरा पहला क्वेश्चन था धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वैसे ही आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है ये मृतकों का टीला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है ये मृतकों का टीला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मृतकों का टीला जो है ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की जो चौड़ी सड़क थी गैस ये कितनी मीटर चौड़ी सड़क थी गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो की जो सड़क थी गैस ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो की सड़क जो थी ये 10 मीटर चौड़ी सड़क थी, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क जो है ये मोहनजोदड़ो से मिली, तो ये सड़क कितनी मीटर चौड़ी थी गैस, तो ये आपको याद रखना है कि 10 मीटर जो है ये सड़क जो है 10 मीटर चौड़ी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद गैस आपको याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट कि जो आपका मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के तट पे गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो जो है ये आपकी किस नदी के तट पे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी के तट पर कौन सा स्थल है, तो ये आपको याद रखना है। सिंधु नदी के तट पर गए, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी के तट पे कौन सा स्थल है, तो ये आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की खोज जो है ये किसने की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने जो है ये किसकी खोज की
की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। राखाल दास बनर्जी ने जो गाइस ये आपको ध्यान रखना है किसकी खोज की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राखाल दास बनर्जी ने जो है इसकी खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज किसने की थी, राखाल दास बनर्जी ने, और कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1922 में जो है इन्होंने खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में खोज की, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो किसकी खोज की गई, तो ये आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो की, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आपको बताना है कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 168 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 170 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 169 में, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 165 में। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 169 में गाइस आपको ध्यान रखना है विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का है प्रावधान जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें राज्य के विधानमंडल के गठन का प्रावधान जो है ये किसमें है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य के विधानमंडल के गठन का प्रावधान जो है ये किसमें है, तो ये आपको ध्यान रखना है राज्य के विधानमंडल के गठन का प्रावधान जो है ये किसमें है, तो अनुच्छेद 168 में जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है राज्य के विधानमंडल के गठन का प्रावधान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है राज्य के विधानमंडल के गठन का प्रावधान किसमें है, इससे आपको याद रखना है कि राज्य के विधानमंडल के गठन का प्रावधान जो है किसमें, तो आपको ध्यान रखना है राज्य के विधानमंडल के गठन का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 168 में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 170, तो अनुच्छेद 170 में जो कहेगा गया इससे आपको याद रखना है विधानसभा की संरचना का वर्णन जो है ये किसमें गया, इससे आपको ध्यान रखना है विधानसभा की संरचना का वर्णन जो है ये किसमें गया, इससे आपको ध्यान रखना है विधानसभा की संरचना का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 170 में, ये आपको ध्यान रखना है विधानसभा की संरचना का वर्णन जो है किसमें गया, ये आपको ध्यान रखना है विधानसभा की संरचना का वर्णन जो है ये आपको ध्यान रखना है किसमें, तो अनुच्छेद 170 में जो है वो विधानसभा की संरचना का वर्णन है, ये आपको ध्यान रखना है। संरचना का वर्णन जो है ये किसमें है, तो अनुच्छेद 170 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है तो ये आपको ध्यान रखना है राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद 165 है, ये आपको ध्यान रखना है राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित कौन सा है तो ये आपको ध्यान रखना है राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित गैस कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 165 है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता है कौन है, तो आपको बताना है कि सरस्वती सम्मान जो है सबसे पहले किससे प्राप्त हुआ था, तो आपके ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी रामाकांत रथ, ऑप्शन सी हरभजन सिंह, या ऑप्शन डी विजय तेंदुलकर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जो है गाइस ये इनको सबसे पहले सरस्वती सम्मान मिला था। अगर हम गए सरस्वती सम्मान की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो है ये सबसे पहले कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो मिला झारखंड की आत्मकथा के लिए मिला था। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरस्वती सम्मान की जो है शुरुआत कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सरस्वती सम्मान की शुरुआत जो है ये कब हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 1991 में। हरीश वर्ष राय बच्चन को सरस्वती सम्मान मिला था किसके लिए गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 भागों में जो प्रकाशित हुआ था, 4 खंड में प्रकाशित हुआ गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 4 खंड में प्रकाशित हुआ था कौन सा, तो ये आपको ध्यान रखना है 4 खंड में प्रकाशित हुआ था। 4 खंड के में प्रकाशित होने वाला जो आत्मकथा था गाइस ये आपको ध्यान रखना है 4 खंड में आत्मकथा प्रकाशित हुई थी गाइस, इनके लिए इन्हें जो है पुरस्कार मिला था। अगर 4 खंड में बात करें कौन कौन सा है, तो अगर हम पहले खंड की बात करें, पहला खंड इनका कौन सा है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि क्या भूला क्या याद करूं, ये आपको ध्यान रखना है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो पहला खंड इसका कौन सा था गाइस, ये लिख लीजिएगा। तो इसका पहला खंड जो था वो था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपको ध्यान रखना है इसका पहला खंड क्या था, तो ये आपको ध्यान रखना है क्या भूलूं क्या याद करूं, इनका पहला खंड था, ये आपको ध्यान रखना है क्या याद करूं, ये आपको ध्यान रखना है ये कौन सा था, ये पहला खंड था जिसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 1969 में इन्हें ये पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा दूसरा जो है ये कौन सा था, दूसरा आपको याद रखना है क्या भूला क्या याद करो। दूसरा जो वो था वो नीर का निर्माण फिर, ठीक है, दूसरा जो इसका कौन सा भाग था गाइस, तो दूसरा जो भाग था वो था नीर का निर्माण फिर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दूसरा इसका कौन सा भाग था, तो नीर का निर्माण जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये दूसरा इसका भाग था नीर का
निर्माण, जो कि इसके लिए इन्हें कब मिला था पुरस्कार, तो गाइस याद रखिएगा 1970 में इन्हें मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा भाग इसका था नील का निर्माण, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा जो भाग था ये कौन सा था गाइस, तो तीसरा आपको याद रखना है जो है बसेरे से दूर, ठीक है। तीसरा जो था वो कौन था गाइस, तो बसेरे से दूर, इसके लिए इन्हें मिला था। तीसरा जो था वो कौन था, तो तीसरा जो था ये आपको ध्यान रखना है बसेरे, बसेरे से दूर। बसेरे से दूर इन्हें पुरस्कार कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बसेरे से दूर इन्हें पुरस्कार मिला था 1977 में, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा आत्मकथा था। उसके बाद अगर हम बात करें चौथा, चौथा जो आत्मकथा था वो कौन सा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो इनका आत्मकथा था वो था गाइस, आपको ध्यान रखना है 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। इसका कौन सा था चौथा, तो चौथा था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 10 द्वार, 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है 10 द्वार से सोपान तक जो था इनका चौथा आत्मकथा था, ये आपको ध्यान रखना है 10 द्वार से सोपान तक गाइस, ये आपको ध्यान रखना है इनका चौथा आत्मकथा था। और इनके लिए इन्हें कब पुरस्कार मिला था, तो 10 द्वार से सोपान तक के लिए इन्हें मिला था गाइस 1985 में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हरीश वर्ष राय बच्चन को मिला था, जो कि 4 खंडों की आत्मकथा थी, 4 खंडों की आत्मकथा थी, ये आपको ध्यान रखना है। 4 खंडों की आत्मकथा थी, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 4 खंडों की आत्मकथा में कौन कौन सा था ये भी बता दी, और इन्हें किसके लिए कब पुरस्कार मिला ये भी बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के संदर्भ में इनमें से कौन सही नहीं है, तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ से पत्थर से बनी आरंभिक ज्ञात मूर्ति के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है यहाँ से लोहे से बनी मूर्ति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है इस सभ्यता की लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। या ऑप्शन डी कह रहा है कि सेंदर सभ्यता के लोग कपास उगाने के साथ साथ उसे प्रयोग में भी लाते थे। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से पत्थर से बनी आरंभिक मूर्ति के प्रमाण भी मिले। गाइस याद रखिएगा यहाँ जो है दाई से बाई और इसकी लिपि लिखी जाती थी, और सेंदर सभ्यता के लोग जो है कपास उगाने के साथ साथ जो है इसका प्रयोग करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस सभ्यता में गाइस जो इसका करेक्ट होगा, जो सही नहीं है, यहाँ से लोहे की बनी मूर्ति, लोहे जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये वैदिक काल से प्राप्त हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में पता नहीं था गाइस, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। क्योंकि इसमें से पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। तो धातु और अधातु जो है ये क्या कहलाते हैं गाइस, जो भी धातु और अधातु जो है मिलकर क्या कहलाते हैं, तो ये उपधातु कहलाता है गाइस। तो ये आपको यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन है जो कि उपधातु नहीं है गाइस, तो आपके ऑप्शन है आपसे पूछ रहा है कि टेल्यूरियम, ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है एंटीमनी, ऑप्शन सी आपसे बोल रहा है क्रोमियम, या ऑप्शन डी आपसे बोल रहा है बोरॉन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टेल्यूरियम जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका एक उपधातु है। एंटीमनी भी उपधातु है। बोरॉन भी आपका उपधातु है। अगर हम बात करें उपधातु में आपका और कौन कौन सा है जो कि उपधातु है, तो गाइस आपको याद रखना है सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है ये आपका कौन सा है गाइस, ये आपको याद रखना है सिलिकॉन जो है गाइस, ये आपको याद रखना है, ये भी आपकी एक उपधातु है। उसके बाद आपका बोरॉन हो गया, उसके बाद आपका हो गया गाइस जो आर्सेनिक, आर्सेनिक जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आर्सेनिक जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कौन सा है, तो ये भी आपका एक उपधातु है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है नासिक में, ऑप्शन बी बॉम्बे में, ऑप्शन सी लाहौर में, या ऑप्शन डी कलकत्ता में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आर्य समाज का मुख्यालय जो है ये आपको ध्यान रखना है कहाँ है, तो बॉम्बे में है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्य समाज के अगर हम संस्थापक की बात करें गाइस, कि आर्य समाज के जो संस्थापक है गाइस ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है आर्य समाज के जो संस्थापक है वो दयानंद है गाइस। ये आपको ध्यान रखना है कि स्वामी दयानंद जो है गाइस ये आपको याद रखना है, ये कौन है, तो गाइस याद रखिएगा स्वामी दयानंद जो है ये आर्य समाज के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, सरस्वती जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आर्य समाज के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आर्य समाज का जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो है कब हुई थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है इसकी जो
स्थापना हुई थी। 1875 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1875 में क्या हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती और स्थापना हुई थी 1875 में। सो गाइस, आपका रेलवे एएलपी एंड आरपीएफ एसआई का जो आपका प्रैक्टिस सेट 2 था वो समाप्त होता है गाइस। होपफुली मैंने जितना भी चीज था उसमें जितनी भी सारी चीजों को क्लियर आउट करने की कोशिश की हो गाइस। बहुत सारी चीजों को क्लियर आउट की हूँ जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा गाइस। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।